मानवी हॉस्टल में रहती थी। गांव की इकलौती लड़की जिसे पढ़ाई की इजाज़त मिली थी। लेकिन जब वो अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आई तो गलती से गौतम के कमरे में चली गई, जो बिना शर्ट के खड़ा था। और इसी वक्त लाइट चली गई। अंधेरे में मानवी बुरी तरह हड़बड़ाई थी और इसी हड़बड़ाहट में गौतम के चौड़े सीने से जा टकराई। दो जवान जिस्म आपस में टकराए और आग बुरी तरह भड़क उठी। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगीं। न चाहते हुए भी गौतम की सांसें गहरी हुई थीं, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और मानवी को खुद से अलग कर दिया। लेकिन तभी मानवी को अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो डर के मारे गौतम से दोबारा चिपट गई थी। अब गौतम का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके लब कांपने लगे थे मानवी के नरम वजूद को छूने के लिए। अभी वो कोई शरारत करता इससे पहले ही लाइट आ गई थी और दरवाज़ा खुल गया। वो गौतम के सीने से लगी खड़ी थी और गौतम के दहकते कांपते होंठ उसकी गर्दन पर रखे हुए थे। ये सीन हर किसी ने देखा था और फिर सोची समझी साजिश के तहत मानवी पर आरोप लगा दिया गया और सजा के तौर पर अनु की जगह उसे दुल्हन बना दिया गया। और शादी की पहली रात उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ना करते हुए भी वो कसूरवार बन गई थी। उसने गौतम की आंखों में दहकती गुस्से की आग देख ली थी, लेकिन गुस्सा तो मानवी को भी कम नहीं था। वो गुस्से में आकर सब कुछ उतार फेंक चुकी थी कि तभी दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन दूल्हा को देखते ही वो हैरानी से अपना सामान पैक करते हुए वो उस समय बिंदु और गौतम की प्रतीक्षा कर रही थी, जो थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए आने वाले थे। कुछ देर पहले ही बिंदु से उसकी फ़ोन पर बात भी हुई थी और बिंदु ने उसे आधे घंटे तक का इंतजार करने को कहा था। न जाने क्यों दिल की धड़कनों में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। यूं तो वो अपने जज्बातों को समझने वाली और आत्मचिंतन करने वाली लड़की थी, लेकिन फिर भी जब से उसने गौतम की शादी की बात सुनी थी तब से वो अपने भीतर बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती चीज़ उससे दूर जा रही है। उसके कोमल और सादगी भरे स्वभाव को कौन नहीं जानता था। अपने रंग रूप की तरह वो दिल से भी बेहद मासूम थी और यही वजह थी कि उसके पिता ने उस पर विश्वास करके उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। वरना उनके कुल परिवार में किसी भी लड़की को इतनी छूट नहीं मिलती थी कि वो माँ बाप के बिना हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करें। लेकिन मानवी की बात अलग थी। वो जूनापति जी की इकलौती बेटी थी और उनकी लाडली भी। उसने आज तक अपने पिता के मान को अपने सिर का ताज बनाकर रखा था। वो सब कुछ झेल सकती थी, लेकिन अपने पिता की झुकती हुई प्रतिष्ठा को नहीं देख सकती थी। गौतम उसके पापा के दोस्त वेद प्रकाश का बेटा था। कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे दोनों को पता न चला। घर वालों ने उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत के रंग देख लिए थे और दोनों का रिश्ता बातों बातों में तय भी कर दिया था। लेकिन कोई विशेष रस्म नहीं हुई थी। बस बड़ों ने सोच लिया था दोनों की शादी करवा देंगे। बिंदु से मानवी की बहुत दोस्ती थी। गौतम से 3 साल छोटी बिंदु मानवी को अपनी सगी बहनों की तरह मानती थी। अभी भी वो अपने भाई के साथ उसे लेने आ रही थी। वो इन्हीं सोचों में डूबी थी जब वार्डन ने आकर बताया कि बाहर उसे लेने के लिए लोग आए हैं। चुपचाप उठकर उसने अपना बैग उठाया, आंचल को संवारा, कंधों पर शॉल ठीक की और खुद को आईने में एक आखिरी बार देखा। उसके सौंदर्य में कोई भी शौक की झलक उसे स्वीकार नहीं थी। वो अपने जज्बात किसी पर भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, खासकर गौतम पर। वो सामान उठाकर बाहर आई जहां बिंदु और गौतम उसका इंतजार कर रहे थे। बिंदु से गले मिलते हुए उसे भीतर ही भीतर झिझक हो रही थी, क्योंकि गौतम पास खड़ा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। और पता नहीं गौतम की नज़रों में क्या था कि वो अंदर ही अंदर झिझकने पर मजबूर हो गई थी। नमस्कार दूल्हे भैया, कैसे हैं आप? माहौल की गंभीरता को हल्का करने के लिए उसने गौतम को चुटीले अंदाज में दूल्हा भैया कह दिया था, जबकि वो भी एक होंठ दांतों से कुचलते हुए उसकी ओर देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गौतम का लहजा गंभीर था, लेकिन उसमें वही पुरानी नरमी बनी हुई थी। मैं भी ठीक हूँ। बिंदु और गौतम के साथ वो गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बिंदु उससे हल्की फुल्की तैयारियों की बातें कर रही थी, जिन्हें वो ध्यान और लगन से सुन रही थी, जबकि गौतम बस अपनी ही सोचों में चुपचाप गाड़ी चला रहा था, जैसे उसे आसपास से कोई मतलब ना हो। एक बार हालचाल पूछने के अलावा गौतम ने दोबारा मानवी से बात करने की कोशिश तक न की थी। यहाँ तक कि उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और ये बात मानवी को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। वो तो गौतम की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने की आदी थी, लेकिन अब उनमें बेगानापन नजर आ रहा था। और आता भी कैसे ना, वो तो किसी और की अमानत बनने जा रहा था। मानवी ने कितनी ही बार पलकों के कोने से नमी साफ करते हुए गौतम की चौड़ी पीठ को देखा था।
वो समझ सकती थी कि उसके सब बदले बदले व्यवहार के पीछे क्या कारण है। उसे अच्छी तरह याद था जब वो गौतम की सबसे लाडली थी और घर में नखरे करते हुए फिरती थी। वो तो कभी भी उससे उकताता नहीं था, बल्कि पूरे हक से उसके नखरे उठाता। पता नहीं उन दोनों में ऐसी कौन सी डोर थी जो उन्हें एक दूसरे से अलग होने नहीं देती थी। यूं तो गौतम उससे उम्र में 6 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसकी लाडली थी और यही वजह थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि वो गौतम के दिल की धड़कनों से जुड़ती जा रही है। उनके बीच प्रेम का रिश्ता बनने लगा था और मानवी को उससे कोई ऐतराज नहीं था। गौतम एक समझदार, शांत स्वभाव और बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी वाला मर्द था, जो किसी को भी अपने स्नेह भरे स्वभाव से प्रभावित कर सकता था। बिंदु की बताई बातों के बीच ही मानवी का मन बीती बातों की ओर भटकने लगा था। वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती थी जब उसने पहली बार चाय बनाई थी और गलती से उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। घर में किसी को भी वो चाय पसंद नहीं आई थी, लेकिन गौतम की बात अलग थी। उसने कप उठाकर होंठों से लगा लिया। मानवी उसकी आंखों के हाव भाव परखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक न थी। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि चाय फीकी है या बेस्वाद। उसके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि ये चाय मानवी ने बनाई थी और पहली बार। उसे अच्छे से पता था वो चाय उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था मैंने, और आपने पी भी ली। उसने आखिरी घूंट लेते हुए चाय का खाली कप मेज पर रखा तो मानवी हैरानी से उसे देखते हुए बोली। जब गौतम ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा, लेकिन मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। शायद मुझे चाय की तलब ज़्यादा थी। उसने बात का रुख मोड़ दिया था और मानवी के दिल की धड़कनों में ये बात कंपन बनकर उतर गई कि उस इंसान ने उसके हाथों से बनाई गई बेस्वाद और फीकी चाय भी बिल्कुल वैसे ही स्वीकार की जैसे वो स्वादिष्ट और बेहतरीन चाय हो। और एक बार नहीं, हर बार ऐसा ही हुआ। उस इंसान ने उसकी हर कमी को अपने सलीके और स्नेह भरे लहजे से संवार कर पेश किया। वो उसकी बेवजह की जिद पर भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि हर जिद पूरी करता रहा। लेकिन फिर एक दिन वो आया जब रजनी आंटी उनके घर आई थी और काफ़ी देर तक बातचीत करती रहीं। मैं चाहती हूँ कि गौतम की बीवी को जल्द से जल्द इस घर से ले जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है गौतम की दुल्हन बनने का तो अब किसी को इरादा ही नहीं रहा। रजनी जी ने शरारत से मानवी की ओर देखते हुए कहा था, लेकिन रजनी जी की बातों का मर्म वो ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि उन्होंने किस नज़रिए से बात शुरू की थी। और उन्हीं बातों के बीच जब मानवी ने सामने बैठी रजनी आंटी की ओर देखते हुए कह दिया, आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर लड़कियों को शादी का इतना शौक क्यों होता है? माँ बाप जिसके पल्लू से बांध देते हैं, हंसी खुशी विदा होकर उसी के साथ चली जाती हैं। जो उनकी अपनी पसंद नहीं होती या उनका अपना कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे तो लगता है किसी अनपढ़ और गंवार लड़के से शादी करने से अच्छा है कि पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारा जाए। ये कहते हुए उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि सामने बैठी रजनी देवी के चेहरे का रंग बुझने लगा था। शायद उन्होंने उसकी बात को गौतम से जोड़कर दिल पर ले लिया था और ये समझ लिया था कि मानवी की ओर से उनका रिश्ता साफ मना कर दिया गया है। लेकिन मानवी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो गौतम की बात नहीं कर रही थी, वो तो लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर बात कर रही थी। मगर उसने कुछ और बातें भी कह दी, जिनके चलते रजनी जी नाराज होकर उठी और सीधे अपने घर आ गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने गौतम से भी कह दिया कि मानवी ने उसके लिए उनके मुंह पर ही तुम्हें अनपढ़ और गंवार कह दिया है और गौतम से शादी करने से ज़्यादा वो अपनी पढ़ाई और करियर को अहमियत देती है। और तभी से गौतम ने मानवी से दूरी बना ली। उसके बाद वो कभी उसके करीब नहीं आया। वो अब एक औपचारिक और ठंडे व्यवहार का मालिक बन गया था, जैसे उसके मन में कोई नाराज़गी या शिकवा पड़ रहा हो। लेकिन मानवी को इस पर यकीन नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो तो उसकी प्यार भरी नज़रों और उसके ध्यान की आदी हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके अनजाने में कही हुई एक बात उसके दिल को कितना ठेस पहुंचा चुकी है। अब तक गौतम ने अपनी जुबान से कभी कोई इजहार नहीं किया था, लेकिन अंदर ही अंदर मानवी के मन में उसके लिए नरम भावनाएं पनपने लगी थीं। उसे लगने लगा था अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं तो मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की थी। सब कुछ बस नज़रों से होता और नज़रों पर ही रुक जाता। मानवी खुद भी इस बात को स्वीकार करती थी कि वो गौतम के लिए प्यार भरी नरम भावनाएं रखती है, लेकिन गौतम का बदला हुआ व्यवहार अब उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता। अब वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, यहाँ तक कि उसके सजने संवरने पर भी उसकी नज़र नहीं जाती।
जबकि पहले तो वो उसकी हर छोटी से छोटी बात को गौर से देखा करता। जब भी कोई कलर मानवी पर अच्छा लगता तो वो आंखों में शरारत भरकर उसे देर तक देखता रहता और फिर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता, ये रंग तो शायद तुम्हारे लिए ही बना है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस रंग में। जी चाहता है तुम्हें सामने बिठाकर हमेशा देखता रहूं। तुम्हारा दीदार मेरे दिल को सुकून देता है। और मानवी खिलखिलाकर हंस पड़ती। ये तो तुम हर कलर के लिए कहते हो गौतम, कोई एक कलर बताओ जो मुझ पर सूट करता है। तुम पर तो दुनिया के सारे कलर सूट करते हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम कि हर रंग तुम्हारा वजूद के साथ खुद को खुशकिस्मत समझने लगता है और उसके चेहरे की रंगत हल्की गुलाबी पड़ जाती। लेकिन अब ना तो वो प्यार भरी सरगोशियाँ थीं और न वो शरारत झलकाती निगाहें। शायद गौतम के भीतर पनपी हुई नाराजगी अब बदगुमानी बन चुकी थी और उनके दिलों के बीच एक गहरा खालीपन भरने में सफल हो गई थी। और उन्हीं दिनों में जूनापति जी ने मानवी को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था जिसे वो पूरी तरह से जीना चाहती थी। लेकिन गौतम ने उसे काफ़ी दूरी बना ली थी। अब तो उसके सामने भी नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि गौतम ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वो उससे मिन्नतें करके गिड़गिड़ाकर अपनी मोहब्बत या अपने जज्बातों का इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोहब्बत से ज़्यादा उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। और वैसे भी उन दोनों के बीच के जज्बात अभी इस हद तक नहीं पहुँचे थे कि वे एक दूसरे के बिना जी न सकें। अगर एक छोटी सी बात को आधार बनाकर गौतम मानवी से मुंह मोड़ सकता है तो फिर वो क्यों नहीं। वो भी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और हॉस्टल लाइफ की ओर ध्यान देने लगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। जबकि दूसरी ओर उसके हॉस्टल चले जाने के बाद गौतम की खुद बनाई गई सोचों ने उसे पहले से भी ज़्यादा गलतफहमी में डाल दिया। शायद रजनी जी को भी अब उसका आत्मविश्वास और ख़ुद पर गर्व जताने का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए उन्होंने भी अपने मन में ये बात बिठा ली कि अब वो कभी भी मानवी को गौतम की दुल्हन नहीं बनाएंगी, बल्कि अब उनका इरादा था कि अपनी बेटी की ननद को गौतम की दुल्हन बना दें। और रिद्धिमा भी गौतम को मन ही मन बहुत चाहती थी। कई बार रिद्धिमा के सामने ये जिक्र हुआ था कि गौतम का झुकाव मानवी की ओर है, जबकि उसे मानवी की खूबसूरती और उसकी शिक्षा से बहुत जलन होती थी, क्योंकि रिद्धिमा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घरदारी में लग गई थी। और इस जलन को वो कभी भी अपने मन में दबाकर नहीं रख पाती थी, बल्कि खुलकर इसका इजहार भी कर दिया करती थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि गौतम ने उसे भी अपनाया नहीं और रजनी जी की जिद के आगे हार मानते हुए कह दिया कि वो उसके लिए किसी पढ़ी लिखी लड़की का चुनाव करें। ये कहते हुए गौतम की आंखों के कोने गीले जरूर हुए थे। उसकी आंखों के सामने मानवी का चेहरा लहराया था। मानवी, तुम्हें खुद की काबिलियत पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। मुझे कम पढ़े लिखे होने का ताना देकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन याद रखना, अब गौतम रघुवंशी की बीवी तुमसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, तुमसे ज़्यादा काबिल, तुमसे ज़्यादा होशियार होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों की नमी छुपाई थी, लेकिन जिद में वो ये भूल गया था, जिससे मोहब्बत की जाती है वो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। गुस्से की धुंध में भले वो चेहरे धुंधले हो जाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हम उन्हें भुला नहीं पाते। और फिर मोहल्ले में ही उसके लिए अनु को पसंद कर लिया गया। अनु एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुघड़ लड़की थी। सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि देखने में भी वो काफ़ी खूबसूरत थी। एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसे देखते ही गौतम ने हामी भर दी, शायद इसलिए कि वो मानवी को जताना चाहता था कि अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल हो सकती है। हॉस्टल लाइफ ने मानवी के दिल से काफ़ी हद तक गौतम की यादें कम कर दी थीं, लेकिन जब उसने गौतम की शादी की खबर सुनी तभी से एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। हालांकि ये उदासी इतनी भारी नहीं थी कि वो इसे खुद पर हावी होने देती, बल्कि उसे अपनी इसी भीतरी उदासी को छिपाना अच्छे से आता था। पर उसका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन टूटे दिल की किरतियों को समेटना भी उसे आता था। और यही वजह थी कि गौतम की शादी की खबर सुनते ही वो बेहद एक्साइटेड हो गई थी और वापसी की तैयारियां करने लगी। 2 साल का समय बीत चुका था। इन 2 सालों में गौतम और वो कभी एक दूसरे से करीब नहीं आए थे। न पहले जैसी हंसी मजाक रही और ना ही दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, जिससे कि उन्हें अपने जज्बातों का अंदाज़ा होता या फिर वो मिलकर किसी बात को सुलझा पाते। इन 2 सालों ने तो जैसे उन्हें और भी दूर कर दिया था। जहाँ पहले से वे हर बात खुलकर डिस्कस करते थे, अब दोनों के बीच एक झिझक आ गई थी और सिर्फ औपचारिक मुलाकातें रह गई थी। बस कुछ औपचारिक शब्दों का आदान प्रदान होता और फिर दोनों चुप हो जाते।
अगर भगवान ने उसकी किस्मत में गौतम नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। नजरें झुकाते हुए उसने अपनी आंखों की नमी को दिल में उतार लिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह गौतम की हंसी खुशी सजी बसी जिंदगी में कोई खलल डाले या फिर किसी तूफान की तरह आकर सब कुछ तबाह कर दे। गौतम उसका अच्छा दोस्त रहा था और उसकी खुशियों की दुआ करना मानवी का फर्ज बनता था। इसलिए उसकी खुशियों की दुआ करते हुए वो खुद को बहुत हद तक संतुष्ट महसूस करने लगी। बिंदु ने जिद पकड़ ली थी कि आज मेहंदी और माइयों की रस्म है और कल बारात, इसलिए उसे सीधे बेद अंकल के घर ही आ जाना चाहिए। वैसे भी रजनी जी और बेद जी ने भी सारी रस्में उसी घर में निभाने का फैसला कर लिया था, तो बेहतर यही होगा कि वो ये रात उसी शादी वाले घर में बिताए। बिंदु को लगा था कि सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। बाकी सारी उसकी कजिन्स भी आ चुकी थीं, बस मानवी की कमी थी और उसने भी हामी भर ली। घर में आते ही सबसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। बेद जी ने अपने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया था। कमरे में जाते हुए उसने झांक कर गौतम के कमरे की ओर देखा, जिसकी सजावट ही उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। काफ़ी देर तक वो उदास नज़रों से कमरे के हर कोने को देखती रही। वो कई बार इस कमरे में आ चुकी थी, लेकिन आज 2 साल बाद उस कमरे को इस हालत में किसी और के लिए तैयार देखना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। उदासी ने उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि बिस्तर पर बैठते ही वो बिल्कुल खोसी गई। बिना सोचे समझे आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। जो दिल के करीब होता है, जब दिल से दूर जाने लगे तो दिल बेचैन होता है, और आज मानवी का दिल भी बेचैन था गौतम के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि गौतम इतनी जल्दबाजी में आ जाएगा। उस इंसान से दूर रहना तो फिर भी आसान था, लेकिन उसे किसी और के हवाले कर देना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ वही जानती थी। वहीं दूसरी ओर गौतम, जिसने एक अरसे तक अपने दिल में उसकी चाहत को बसाया था, आज उसे इतना खुश और संतुष्ट देखकर फिर से उसके दिल में कड़वाहट और गलतफहमी भर गई। उसने क्या कुछ नहीं किया था मानवी के लिए। उसके करीब आकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसके हर नाज नखरे उठाए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसे अनपढ़, जाहिल और गवार कहकर वो अपनी ज़िंदगी की ओर बढ़ गई, खुश और संतुष्ट होकर। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि गौतम के दिल में उसके लिए कैसे जज्बात हो सकते हैं। वो उसकी भोली सूरत पर मर मिटा था। उसके मासूम से लहजे ने उसे अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन मानवी की तरफ से उसे अपनापन कभी नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उसके माता पिता भी वहाँ आ गए, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश और संतुष्ट हुई थी। करीब 9 बजे से फंक्शन शुरू होना था, इसलिए 8 बजे ही ब्यूटिशियन को बुला लिया गया था। उसके लिए सारी खरीदारी उसकी माँ ने की थी और हमेशा की तरह उसे अपनी माँ की पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं था। खुशी खुशी उसने हर चीज़ को अपनाया और फिर खुद भी ब्यूटिशियन से तैयार होने चली गई। बिंदु के कमरे में ही सारी लड़कियों को तैयार किया गया और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनारकली फ़्रॉक में वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों में कर्ल डलवाकर कंधे पर खुला छोड़ दिया था। सारी लड़कियां आपस में मजाक और छेड़खानी कर रही थीं। हंसी मजाक के बीच तैयारी का वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, और इसी दौरान रिद्धिमा लगातार उसकी ओर देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिद्धिमा उसे इतनी चिढ़ती क्यों है। उसके दिल में इस बारे में कोई बात नहीं थी कि रिद्धिमा गौतम को पसंद करती है, लेकिन अब गौतम उसका भी नहीं था। इसलिए उसे भी मानवी से दूर रहना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। और फिर चुपचाप तैयार होकर उसी कमरे में चली आई। गौतम जब अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी एक हल्की सी झलक उस पर पड़ी थी, और फिर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। हमेशा की तरह उसकी हल्की सी झलक ने ही उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखे बिना रहा नहीं जा सकता था, और इतनी ही रूड कि उसके मुंह से निकले शब्दों ने गौतम के दिल को छलनी कर दिया था। और उस लड़की ने आज तक मुड़कर एक बार भी अपने कहे गए शब्दों की उससे माफ़ी नहीं मांगी थी। जो भी हो, वो उसके बचपन का दोस्त था। उन्होंने एक लंबा वक्त एक दूसरे की संगत में बिताया था। आज वो उसकी शादी में शामिल होने आ गई थी। न केवल वो आई थी, बल्कि पूरे दिल से तैयार भी हुई थी। गौतम अनचाहे ही सही, लेकिन कदम बढ़ाकर उसके कमरे की ओर चला गया। आज आखिरी बार वो उस लड़की से बात करना चाहता था, ताकि दिल के किसी कोने में ये कसक न रह जाए कि उसने उसे जताया नहीं, उसने अपने ठुकराए जाने का गम नहीं मनाया। कमरे में आते ही मानवी यूं ही बेवजह पलंग पर बैठ गई। उसकी गौतम से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बिंदु से ही उसे पता चला कि उसकी होने वाली भाभी का नाम अनु है, लेकिन वो उसे देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि गौतम की ज़िंदगी में आने वाली लड़की कैसी होगी। रजनी जी ने भी
उससे मिलते हुए जैसे उसे जला दिया था कि गौतम के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की लाई जा रही है। उसकी दुल्हन ने मनोविज्ञान में एमए किया है। उसका दिल चाहा कि रजनी को समझाकर बताए कि उस दिन उसने गौतम के लिए वे शब्द नहीं कहे थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा। वो इस बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उनके पास से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। पता नहीं लोग जुबान से फिसलती बातों को अपने ही अंदाज में कैसे तोड़ मरोड़ कर अपने दिलों में बदगुमानियां पाल लेते हैं। उसने आज तक कभी गौतम को लेकर ऐसा नहीं सोचा था कि वो उससे कम पढ़ा लिखा है। वो जैसा भी था उसका था, लेकिन आज उसे हमेशा के लिए गौतम से जुदा किया जा रहा था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब गौतम कमरे में दाखिल हुआ और वो उसे अविश्वास से देखती रह गई। ब्लैक ट्राउजर और ढीली ढाली सफ़ेद शर्ट में अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ वो उस पर जैसे कहर ढा रहा था, जबकि वो उसे शिकवा भरी निगाहों से देखती रही। वो धीरे धीरे उसके पास आता गया। उस वक्त गौतम की आंखों में जो कुछ था वो उसे झकझोर देने के लिए काफ़ी था। काश वो उसे समझा सकती कि दूसरों की बातों में आकर उसने किस तरह से उस पर बदगुमानी पाली थी कि एक पल में ही वो उससे दूर हो गया। एक बार भी उसने माफ़ी सफाई मांगने की कोशिश नहीं की। क्या वो लोग इतने अजनबी हो गए थे, या फिर उनके बीच कभी ऐसा जुड़ाव ही नहीं था? क्या वो मानवी को नहीं जानता था कि वो उसके लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकती है? अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब गौतम बिल्कुल उसके सामने आकर कड़वाहट भरी निगाहों से उसे देखने लगा। क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझे ठुकरा दोगी और मैं पागलों की तरह बर्बाद हो जाऊंगा? देख लो, मैंने खुद को संभाल लिया है। अब मैं तुम्हारी बराबरी की पत्नी लेकर आ रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और शायद तुमसे ज़्यादा खूबसूरत भी। वो किस कदर शक और ताने से उसे किसी और के मुकाबले खड़ा कर रहा था। मानवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो आज गौतम के सामने हार मानकर उसे यह एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि कभी उसने भी गौतम के बारे में कुछ महसूस किया था। मेरी तरफ से आपने अपने दिल में बहुत सारी गलतफहमियां पाली हैं। शायद वक्त के साथ साथ ये गलतफहमियां दूर हो जाएं। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपको नया साथ बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है इस बार आप इस साथ को आखिरी दम तक निभाएंगे। न जाने उसने किस दिल से ये कह दिया, जबकि गौतम उसे गमगीन निगाहों से देखता रहा। वो उस पर सिर्फ ताना कसने आया था, लेकिन इस बार वो उसके सामने आकर हार गया, टूट कर बिखर गया। आंखें बेचैनी से अपने महबूब को निहार रही थीं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मानवी, आखिर वो शिकवा कर ही गया। आप अपनी हार का बोझ मेरे कंधों पर नहीं डाल सकते गौतम। तुम इतनी मासूम क्यों बन रही हो? तुमने ही माँ के सामने मेरे रिश्ते से इनकार करके मेरे जज्बातों को ठेस पहुँचाई थी। तुम क्या सोचती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुमने सब कुछ पा लिया, बट तुमने गौतम को खो दिया है। वो उसे उसकी ज़िंदगी के नुकसान गिनवा रहा था, उसे जता रहा था कि उसने क्या क्या खो दिया है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि उसने आज तक मानवी के सामने अपने किसी भी जज्बे का इजहार ही नहीं किया था। उसे एक बार भी ये नहीं बताया कि वो उसके दिल में क्या जगह रखती है और वो उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखता है, जबकि आज वो किसी और की बातों में आकर उसे कह रहा था कि तुमने मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचाई। वापस चले जाइए गौतम, अब आप किसी और के हो चुके हैं। अब ये बातें हमें शोभा नहीं देती, इसलिए इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं। वो पलटने लगी तो गौतम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि मानवी का नाजुक वजूद उसके चौड़े सीने से लग गया और उस वजूद की नरमाहट गौतम के दिल की धड़कनों में शोर मचाने लगी। बेख्याली में उसने मानवी को थोड़ा सा अपने और करीब किया था। मानवी की नरम मुलायम सी धड़कनों का उभार गौतम अपने सीने पर अच्छे से महसूस कर रहा था। एक गहरा सांस लेकर उसने अपने जज्बात काबू करने की कोशिश की थी। एक पल हुआ करता था जब उस वजूद पर वो हक जताता था। उसे उम्मीद थी कि जवानी के ये फूल सिर्फ और सिर्फ गौतम के लिए हैं, और एक दिन आएगा जब इन फूलों की खुशबू और उनकी खूबसूरती पर सिर्फ गौतम का हक होगा। मानवी के दिल की हालत भी अलग नहीं थी, उसके दिल की धड़कनों में भी उथल पुथल थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो गौतम के इतना करीब आई थी, और वो भी इस हाल में उसकी कमर में हाथ डाले वो उसके इतना पास कर चुका था कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने मिलने लगी थीं। उसके थरथराते कांपते लबों को उसने अपनी उंगलियों से छू लिया था और मानवी के लबों से एक सिसकी निकली थी। आंखें बंद करके उसने इस स्पर्श को महसूस किया था। दिमाग कह रहा था अलग हो जाओ गौतम से, अब ये तुम्हारा नहीं किसी और का होने वाला है, लेकिन दिल उसके स्पर्श में डूब जाना चाहता था, उसकी बाहों में पिघल जाना चाहता था सब कुछ भूलकर। मानवी,
जब तुम मुझे किसी और के हवाले कर चुकी हो तो इन लबों की थरथराहट तुम्हारी बेचैनी को जाहिर क्यों कर रही है? उसके माथे से सिर टिकाते हुए वो हारी हुई नज़रों से उसे देखने लगा। तुम मेरी जिंदगी का वो नुकसान हो जिसकी भरपाई उम्र भर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खोने का दर्द जिंदगी भर सहता रहूंगा मानवी। उस दिन वो हार गया, लेकिन अब उस हार का कोई फायदा नहीं था। अब वो किसी और का था। छोड़िए मुझे गौतम, मैं आपके लिए अब अजनबी हूँ और आप मेरे इतने करीब नहीं आ सकते। उसने कहा तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा और उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक चूहा मानवी के पैरों को छूकर गुजर गया और मानवी चीख मारते हुए दोबारा गौतम से लिपट गई। कांपते होठों से वो कुछ बड़बड़ा रही थी और उन नरम होठों का स्पर्श गौतम अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसका मन बहकने लगा और उसने अपने होठ मानवी की गर्दन पर रख दिए। गौतम के गर्म होठों का स्पर्श मानवी को होश की दुनिया में लाया था और वो एक झटके से उससे दूर हुई थी। सिर्फ कुछ पल दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर पलट गए। इन्हीं सोचों के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए कि अब ये दोनों एक दूसरे पर कोई हक नहीं रखते। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और दो अजनबी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जलने वालों की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। कमरे में आती रिद्धिमा, जो मानवी को सिर्फ अपने शब्दों से तकलीफ देने के इरादे से आ रही थी, उसने कमरे में गौतम को देखकर जैसे अंगारों पर लौटना शुरू कर दिया। उसे इस बात का सुकून था कि अगर गौतम उसे नहीं मिला तो मानवी को भी नहीं मिला। लेकिन उसे मानवी के सामने हारता हुआ देखकर वो सिर से पैर तक सुलग उठी थी। उसे ठुकरा देने के बाद भी वो मानवी के सामने हार रहा था। उससे उसकी संगत की मिन्नतें कर रहा था। उससे अपनी ज़िंदगी से चले जाने का नुकसान सुना रहा था। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर उन दोनों को कैप्चर कर लिया। वो उन दोनों को भरी महफिल में जलील और बदनाम करना चाहती थी। और उसके बाद शायद गौतम न मानवी को मिलता और ना ही अनु को, बल्कि उसकी किस्मत में रिद्धि आ जाती और वो उसे अपना नसीब मानकर समेट लेती। क्योंकि रिद्धिमा इतना तो जानती थी, जब ये सच्चाई सामने आएगी तो अनु कभी भी गौतम के साथ शादी नहीं करेगी और मानवी के साथ रजनी जी कभी गौतम को जुड़ने नहीं देंगी। बीच में बची रिद्धिमा, यानी सारे खेल में रिद्धिमा की जीत होनी थी और ये सोचकर रिद्धिमा मन ही मन मुस्कुराई थी। गौतम का साथ रिद्धिमा के लिए सबसे बड़ी अहमियत रखता था। वो उसे चाहे किसी भी रूप में मिल जाता, लेकिन उसे पाना वो अपनी खुशनसीबी समझती थी। उन दोनों की तस्वीरें लेने के बाद रिद्धि का इरादा था वो उन्हें अनु को दिखाएगी और उसके बाद फिर वो भी इस रिश्ते से इनकार कर देगी। गौतम को बाहर आता देख वो जल्दी से एक साइड में हो गई, जबकि अपने ही जज्बातों में डूबा गौतम रिद्धि की ओर ध्यान दिए बिना कमरे की बाहर चला गया था। मानवी भीगी आंखों के साथ वहीं बिस्तर पर बैठ गई। अच्छा ही हुआ कि गौतम ने कभी उसके सामने अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया था और आज जब किया भी तो इस तरह कि वो उसे तोड़ देने में पूरी तरह कामयाब हो गया था। अपने दिल में फैली उदासी को अब वो खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी, लेकिन अब वो उदासी उस पर पूरी तरह छाने लगी थी। इतनी शिद्दत से दिल पर वार हुआ था कि वो काफ़ी देर तक यूं ही बैठी रोती रही। गौतम, तुम भी नहीं जानते कि तुम मेरी वो कमी हो जिसकी भरपाई उम्र भर मुमकिन नहीं। ये कहते हुए उठी और अलमारी से शॉल निकालने लगी। शॉल को अच्छी तरह कंधों के इर्द गिर्द लपेट कर वो बाहर की ओर चल पड़ी। अब इस समारोह में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने बाहरी गेट की ओर कदम बढ़ा दिए, जबकि किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था सिवाय खिड़की से देख रहे गौतम के। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस समय कहाँ जा रही है। काफ़ी देर तक वो उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई और फिर वो काफ़ी देर तक उसके आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। और फिर वो भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकला। वो उसे देखना चाहता था, जानना चाहता था कि वो कहाँ चली गई। शायद उसने अपनी बदगुमानी और तलखी में कुछ ज़्यादा ही कठोर शब्द कह दिए थे, जो उस मासूम लड़की के दिल पर जख्म बनकर उतर गए थे। वो बाहर नहीं थी। काफ़ी देर तक वो इधर उधर उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी, जब तक उसके दोस्त नहीं आ गए और वो उनसे बातों में उलझ गया। लेकिन उसका दिमाग अब भी मानवी के ख्यालों में घिरा हुआ था। उसे यकीन था कि वो कुछ देर में लौट आएगी, बट वो गई कहाँ? एक ही सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अनु और गौतम के परिवार की ओर से एक कंबाइंड फंक्शन रखा गया था। दोनों घरों के बड़ों ने फैसला किया था कि गौतम के लॉन में ही ये रस्म आयोजित की जाएगी और इस फंक्शन में दूल्हा दुल्हन को साथ बिठाकर मेहंदी लगाई जाएगी। वैसे तो गांव में अब तक इस तरह की कोई रस्म शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इस बार पहली बार गौतम के परिवार ने इस कंबाइंड फंक्शन की शुरुआत की थी। काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन बिंदु और रजनी जी को फंक्शन में मानवी कहीं नजर नहीं आई।
वो भी उसे ढूंढने लगी। गौतम ने भी आने में काफ़ी देर कर दी थी और उधर अनु स्टेज पर बैठी उसका इंतजार करती रही। और तभी उसके दोस्त ने आकर बताया कि वो किसी शहर से आए हुए दोस्त को अस्पताल छोड़ने गया है, क्योंकि इमरजेंसी में उसे शहर जाना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और गौतम उसे अपनी गाड़ी में छोड़ने गया, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मानवी कहाँ चली गई? अचानक बिंदु ने पूछा तो रिद्धिमा चौंक कर उसे देखने लगी। उसके दिल में हलचल मचने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम और मानवी दोनों ही चले गए हों? लेकिन वो अभी इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी। जब कुछ देर और बीती और गौतम की गाड़ी अंदर आई तो वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और साइड डोर खोलते ही मानवी अपनी शॉल संभालते हुए बाहर निकली। रसम में मौजूद सभी लोगों का रुख उनकी तरफ था। गौतम को पहली बार खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। मानवी उसे रास्ते में ही एक मंदिर के पास से आती हुई दिखाई दे रही थी, तो उसने बिना कुछ कहे गाड़ी उसके सामने रोक दी। और मानवी, जो पहले तो बैठने से इनकार करने लगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और अंधेरा भी बढ़ने लगा था तो उसे डर लगने लगा, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए उसमें बैठ गई थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों अपने अपनी मानसिक उलझनों में खोए हुए थे। ना ही गौतम ने मानवी से पूछा कि वो कहाँ थी और ना ही मानवी ने गौतम से कोई सवाल किया। लेकिन इस वक्त दोनों को एक साथ देखकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब देना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि रस्में शुरू होने वाली हैं? रजनी जी ने सख्त लहजे में गौतम को देखते हुए पूछा, जबकि वो आगे बढ़कर माँ को तसल्ली देने लगा। मैं रोहन को अस्पताल छोड़ने गया था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर मानवी मुझे रास्ते में आती हुई दिखाई दी। शायद ही अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी। बस कर दो, और कितना झूठ बोलोगे? क्या तुमने इस नए रिश्ते की शुरुआत भी झूठ से करनी है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो साफ क्यों नहीं बताते? रिद्धिमा ने महफिल के बीच आकर एक नई आग भड़काई थी, जबकि अन्नू और उसके परिवार समेत सभी लोग हैरानी से रिद्धि को देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो रिद्धि? चुप रहो, मैं खुद गौतम से पूछ रही हूँ। रजनी जी को रिद्धि का इस तरह बीच में आकर गौतम पर ताना मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जबकि गौतम ने भी सख्त नज़रों से रिद्धि को और देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रही मौसी जी, मेरे पास सबूत हैं। अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाल कर उसने रजनी जी के सामने रख दी। अब आप अपनी आंखों से देख लें कि ये दोनों एक दूसरे के कितना करीब थे। और जब कमरे में भी इनका मन नहीं भरा तो बाहर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, गौतम गुस्से से उसके पास बढ़ा और उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। खबरदार, अगर तुमने मानवी के किरदार के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इस घर में मेरी बहन की नंद की हैसियत से हो और मेहमान बनकर मेरी शादी में आई हो। हाँ तो भूल जाओ, लेकिन सच को झुटलाया नहीं जा सकता और सच्चाई यही है। वो डरने वाली नहीं थी, वो रिद्धि थी, मानवी नहीं। उसके चलते हुई जबान से निकला जहर किसी के रोके नहीं रुकता था और वही जहर अब सबके दिमाग में उड़े रही थी। उसने जल्दी से वो सारी तस्वीरें रजनी जी और फिर बेद जी को दिखाते हुए उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये दोनों कमरे में एक दूसरे के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। और फिर दोनों घर से बाहर चले गए। उन्हें सवाल किया जाना चाहिए कि वो दोनों आखिर कहाँ थे। अब वो एक ऐसे झमेले में फंस चुका था जिसका अंदाज़ा उसे नहीं था, जबकि मानवी की आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। वो खुद को बेकसूर साबित करना चाहती थी, लेकिन होंठ जैसे सी गए थे। अनु चुपचाप स्टेज पर जाकर बैठ गई। वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी। उसने कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था, लेकिन आज जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे नकारा नहीं जा सकता था। पापा, ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये झूठ बोल रही है तो ये तस्वीरें कहाँ से आईं? गौतम, वेद जी की आंखों में भी अब शक की परछाइयाँ थीं। वे अपने बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा थे, जबकि मानवी लगातार रोते हुए सारी स्थिति देख रही थी। वो कुछ नहीं कह सकती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो जल्दी से अपनी माँ के पास बढ़ी। मामा, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर यकीन करें। जबकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस वक्त तो सबकी आंखों में वे तस्वीरें धूल झोंकने का काम कर रही थीं। अगर रिद्धि के पास सबूत न होते तो शायद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन इस बार वो पूरी तरह सबूतों के साथ बात कर रही थी। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि मानवी गौतम के किस कदर करीब खड़ी थी, उसके सीने से लगी हुई, और वो उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूकर मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। अनु की फैमिली नाराज होकर वापस चली गई थी। पूरे माहौल में एक तनाव फैल गया था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी
कि मानवी और गौतम एक दूसरे के साथ पकड़े गए हैं। जितनी बदनामी हो सकती थी हो चुकी थी, और इस बदनामी में दोनों ही चुप थे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। ये बस अनजाने में उठाया गया कदम था जिसे गौतम कभी सोच भी नहीं सकता था, और ना ही वो कोई ऐसी हरकत कर सकता था जो उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए। वही मानवी रो रोकर बुरी हालत में थी। हॉस्टल में रहकर भी उसने अपने पिता की इज्जत बनाए रखी थी, लेकिन आज जो हुआ वो उसका सोच भी नहीं सकती थी। गांव के लोग वैसे भी बात बिगाड़ने में माहिर होते हैं, और ऐसा ही उसके साथ हुआ। लोगों ने बात को जितना फुलाया जा सकता था उतना फुलाया, और उस फुलाए हुए सच में ये बात सबके सामने आई कि गौतम और मानवी एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते में शामिल हैं। अगले दिन गौतम की बारात का दिन था, लेकिन अनु के घर वालों की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। वे लोग भी शायद शक की गिरफ्त में आ चुके थे, और खुद अनु ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वो गौतम से शादी नहीं करना चाहती। वो किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती जो पहले ही अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर चुका हो। खैर, अनु के घर वालों ने रिश्ता देने से मना कर दिया। दोनों घरों की जितनी बदनामी हो सकती थी हो चुकी थी। रिद्धि और उनके घर वाले भी अपने घर चले गए थे। रिद्धि ने अपनी भाभी के सामने ये इच्छा जाहिर की कि इस मुश्किल वक्त में वो अपनी माँ को मेरा रिश्ता ऑफर करें, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि गौतम उसे कभी भी पत्नी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। वो कभी भी इस बात को मंजूर नहीं करेगा कि रिद्धि उसकी ज़िंदगी में आए, चाहे उसे पूरी ज़िंदगी अकेले ही क्यों ना गुजारनी पड़े। दूसरा दिन बर्बादी का दिन था। वेद जी ने फैसला किया कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए, ताकि लोगों की चलती जुबानें बंद हो जाएं और दोनों के रिश्ते को भी सही रूप दिया जा सके। मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं गौतम की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। इतनी बदनामी के बाद वो उस इंसान की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती थी। वो जानती थी उसे सारी ज़िंदगी ताने सुनने मिलेंगे। उसे लोगों की बेमतलब निगाहों का सामना करना पड़ेगा। झूठी कहानी पर सच्ची मोहर लग जाती। वो किसी की ज़िंदगी खराब करके उसके अधिकार पर कब्जा नहीं कर सकती थी। ये अनु का हक था और उसे मिलना चाहिए था। वहीं गौतम लगातार इनकार करता रहा, और अंत में वही हुआ जो बड़ों की सहमति थी। कुछ बुलाए हुए मेहमानों के सामने दोनों के विवाह की रस्म रखी गई। सुनैना जी कमरे में आई तो वो अभी भी बिस्तर पर उदास बैठी थी। शादी के लिए तैयार हो जाओ मानवी, कुछ ही देर में पंडित जी आने वाले हैं। उसने सुनैना जी के हाथ पकड़ लिए। मामा, मैं बेगुनाह हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। सुनैना जी ने नरमी से उसका चेहरा छुआ। अगर ये झूठ है तो वो तस्वीरें क्या थीं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और फिर मानवी ने अपनी नज़रें चुरा लीं। मम्मा, वो एक कमज़ोर पल था जब गौतम मेरे करीब आया था, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने जो वो मुझसे करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन मैंने उसे समझा दिया था और ख़ुद से दूर कर दिया था कि वो अब किसी और का होने वाला है। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, और वो इस बात को समझ भी गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे एक कमज़ोर पल की तस्वीर रिद्धिमा ले लेगी और सारा खेल ख़राब कर देगी। सुनैना जी ने गहरी सांस ली। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। एक बार अपने पिता की मर्जी के सामने सिर झुका दो। अगर तुम बेगुनाह हो तो भगवान जरूर इंसाफ करेगा। और वो चुप हो गई। और वाइट रंग के लहंगे में हल्का मेकअप किए वो तैयार थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक भारी बोझ उसके सिर पर था, जिसने उसके अनु के सपनों पर पानी फेर दिया था। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन तकदीर के हाथों मजबूर थी। उस दिन उसे गौतम के साथ शादी कराकर गौतम की पत्नी बना दिया गया, जबकि उसके दिल में अभी तक कोई एहसास नहीं जागे थे। उसने गौतम से मोहब्बत जरूर की थी, लेकिन उसे इस तरह पाने की चाह नहीं थी। वही गौतम के चेहरे पर भी गहरी चुप्पी थी। उसने अपनी जवानी में जितनी इज्जत बनाई थी उसे उतनी ही बदनामी मिली, और ये सब कुछ रिद्धिमा की वजह से हुआ था। लेकिन बदले में उसे मानवी भी मिल गई थी। उसे मानवी का साथ मिल गया था, लेकिन वो इस सच को भी नकार नहीं सकता था कि मानवी ने उसे नकार दिया था, और अब वो ज़बरदस्ती उसी के ऊपर थोप दी गई थी। उसने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि वो उस लड़की से कभी रिश्ता नहीं बनाएगा जिसने उसे धुतकार दिया था। वो कभी भी अपनी मर्जी उस पर नहीं थोपेगा। वो अपनी ज़िंदगी से अपनी राहें उससे हमेशा के लिए अलग कर लेगा। वहीं दूसरी ओर मानवी के दिल में सिर्फ ये दुख था कि काश वो उस रात इतनी मजबूरी में अपने जज्बात उसके सामने न रखती, और न ही गौतम उसके कमरे में आता तो वो शायद इतनी बदनाम न होती। उसके बाप का सिर उठाने लायक नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर उस दिन वो बाहर न जाती और गौतम और वो एक दूसरे के साथ न आते तो शायद वो उसकी ज़िंदगी में आग लगाने का कारण नहीं बनती। वो अनु के साथ खुश था। उस दिन उसने कहा था कि अनु न केवल उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है,
बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत और खुश मिजाज भी है। यानी उसके दिल में अनु के लिए जज्बात थे। बेद जी का इरादा था क्योंकि अब दोनों का विवाह हो चुका है, इसलिए दोनों की विदाई भी कर दी जाए। इस मामले को टालना ठीक नहीं था। शायद उनके दिल में अभी भी अपनी बेटी के प्रति शक था। दोनों की सहमति से विवाह के साथ विदाई भी कर दी गई और उसे गौतम के कमरे में पहुंचा दिया गया। इतनी बदनामी उसके नसीब में आई थी, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे सिर्फ इसी बात का दर्द था। वहीं रजनी जी का रवैया भी उसके साथ काफ़ी सख्त और गंभीर था। वो यही सोचती थी कि एक बार उनके बेटे को नकार देने के बाद वो उसकी ज़िंदगी में आकर उसके लिए बदनामी का कारण बनी थी। काफ़ी देर हो गई लेकिन गौतम कमरे में नहीं आया था। शायद वो उसका सामना नहीं करना चाहता था और वो भी काफ़ी देर तक उसका इंतजार करती रही। फिर उठकर कपड़े बदलने चली गई। वो नहीं चाहती थी कि फिर से वो पारंपरिक दुल्हनों की तरह गौतम के इंतजार में बैठी रहे। वो जानती थी गौतम के दिल में उसके लिए क्या जज्बात होंगे और जिस तरह दोनों की विदाई हुई थी, शायद वो यहाँ अनु की जगह उसे देखकर अजीबोगरीब विचारों में डूबा हुआ होगा। तभी गौतम कमरे में अंदर आया। ढीली ढाली शर्ट पैंट में उसे देखकर गौतम को काफ़ी हैरानी हुई। कम से कम उसे तो उसके इंतजार में बैठना चाहिए था। चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब उन दोनों का विवाह हो चुका था और वो उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी के तौर पर शामिल हो चुकी थी। लेकिन उसने अपने पति का इंतजार करना भी पसंद नहीं समझा, यानी वो उसे अपने काबिल नहीं समझती थी। कमरे में आने के बाद उसके चेहरे पर फिर से एक बार गुस्सा और कड़वाहट फैल गई। उसके चेहरे को देखकर ही मानवी ने समझ लिया कि शायद वो बहुत गुस्से में है। दोनों एक दूसरे से शक में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि अपने ही सोचों में वे अपने रिश्ते की डोर को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी पर हावी नहीं होना चाहता। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब तुम्हारे सामने है। लेकिन उस रात की मजबूरी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैं तुम्हारे सारे सपनों को तोड़ चुका हूँ। गौतम उसके सामने बैठा माफ़ी मांग रहा था। जब उसने हैरानी से गौतम को देखा, वो धीरे से बोली, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि तुम्हें। ना उस दिन मैं तुम्हें रास्ते में मिलती और ना ही तुम्हारे लिए बदनामी का कारण बनती। तुम्हारी खुशी से भरी जिंदगी में मैंने गड़बड़ी डाली। वो कहते हुए बेबसी से रो पड़ी। गौतम ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। तुम्हारी आंखें खूबसूरत लगती हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में टूटे सपने और बहते आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। न चाहते हुए भी वो उसके सामने फिर से बह गया था। उसका भीगा भीगा चेहरा वो सहन नहीं कर पा रहा था। धीरे से उसके होंठों पर झुकते हुए वो ना चाहकर भी अपने हक को जाहिर कर गया। जब महबूब का नरम स्पर्श मिला तो वो बुरी तरह जज्बाती हुआ था। मदहोशी में चूर वो उसके नाजुक से होठों का मदहोशी से रस पी रहा था। लेकिन मानवी की बिगड़ी हालत गौतम को जल्दी ही होश की दुनिया में लाई थी। मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। मोहब्बत इंसान को उस राह पर ले जाती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। और यही मोहब्बत की मजबूरी थी कि चाहे जैसे भी हालात हों, वो उसे मिली। लेकिन उसे देखकर वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। गौतम की इतनी नज़दीकियाँ उसे बेचैन कर रही थीं। वो डरती नहीं थी और ना ही उसे खुद से दूर धकेलना चाहती थी। लेकिन फ़िलहाल वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अभी तक वो यही सोच रही थी कि उसने अनु के साथ अन्याय किया है। उसकी हालत को देखकर गौतम भी उससे दूर हो गया। शायद उसे पता चल चुका था कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है और वो खुद भी उसके साथ रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। सॉरी, मैं जज्बातों में बह गया था। नजरें चुराते हुए वो मानवी से सॉरी कर रहा था और आंखों की नमी पोंछते हुए मानवी अपने होठों को उंगलियों से छू रही थी, जहां गौतम ने अपनी मोहब्बत की शिद्दतें इतनी ज़ोर से लुटाई थीं कि उसके होठों पर जलन होने लगी थी। वो सोने के लिए लेट गया और जल्दी ही नींद की वादियों में डूब गया। उसके सो जाने का भरोसा होने के बाद मानवी भी उसके पास लेटकर आंखें बंद कर गई। नई जगह, नए रिश्ते के साथ सोना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। ऊपर से गौतम की मौजूदगी का एहसास उसके दिल को बेचैन कर रहा था। कितनी ही देर तक वो उसकी पीठ को देखती रही। उसका दिल कर रहा था गौतम की पीठ से लिपटकर अपने बेचैन जज्बातों को शांत कर ले, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा न कर सकी। अगली सुबह वो गौतम से पहले उठकर कमरे से बाहर आ गई। घर में फैली हुई खामोशी उसे अजीब लग रही थी। वो रसोई की तरफ गई तो बिंदु अपने लिए चाय बना रही थी। बैठो मानवी, तुम्हारे लिए भी चाय बना दूं? बिंदु और वो लगभग एक ही उम्र की थी। दोनों के बीच अच्छी समझदारी थी। बिंदु एक नरम दिल की लड़की थी। आंटी जी कहाँ हैं? उसके सवाल पर बिंदु ने खामोशी से उसे देखा। उसे हैरत हुई कि बिंदु ने जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन फिर उसने दूसरा सवाल करना ठीक नहीं समझा। बिंदु ने चाय का कप उसके सामने रख दिया और वहीं बैठ गई। गौतम और तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही रिद्धिमा ने
खुदकुशी करने की कोशिश की है। और ये सुनकर मानवी को यकीन नहीं हुआ। रिद्धिमा ऐसा कैसे कर सकती है? वो भाई से प्यार करती है और किसी भी हाल में उसे अपना बनाना चाहती है। इसलिए जब वो अपनी मंशा में सफल नहीं हुई तो हार कर ये कदम उठाया। मानवी का दिल डर से धड़क उठा। वो एक और नुकसान सह नहीं कर सकती थी। अभी अस्पताल में है लेकिन खतरे से बाहर है। माँ ने मना किया है कि तुम और गौतम वहाँ ना जाओ, क्योंकि तुम दोनों को देखकर उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। मानवी ने बिंदु की नज़रों में देखते हुए चाय का कप उठाया और घूंट पी लिया। न जाने मोहब्बत कितने लोगों को नुकसान की तरफ धकेलती है। उसे रिद्धिमा के लिए गहरा अफसोस हुआ। कुछ देर बाद जब गौतम को भी ये खबर मिली तो वो हैरान हुआ था, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। रिद्धिमा की हरकतों का अंत यही होता था। दोपहर तक रजनी जी और बेद जी भी वापस आ गए थे, पर इस बार उनका मिजाज बदला बदला सा था। रिद्धिमा खतरे से बाहर थी। कड़ी मेहनत के बाद उसे बचा लिया गया था। अगर थोड़ी सी देर और होती तो शायद वो जान गंवा देती। गहरे दर्द के बाद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने सबके सामने मान लिया था कि उस दिन उसने बात को गलत रंग देकर गौतम और मानवी के खिलाफ साजिश रची थी और उन्हें फंसाने की कोशिश की। वे केवल कमरे में बातें कर रहे थे और उसने गलत नज़रिए से उनकी तस्वीरें खींची थीं ताकि सिर्फ गौतम को वो अपना बना सके। वो जानती थी कि गौतम मानवी को नहीं अपनाएगा, क्योंकि मानवी ने उसे ठुकरा दिया है, और जब अनु उसे ठुकराएगी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बड़ों की सहमति से गौतम और मानवी एक दूसरे को पालेंगे। और फिर हार कर उसने ये कदम उठाया था। घर के बड़ों को जब ये पता चला तो उनके दिल बच्चों की तरफ से साफ हो गए थे। उन्हें खुशी हुई कि बच्चों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया था। वे इस बात से भी संतुष्ट थे कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था और जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। मानवी के पापा विशेष रूप से अपनी बेटी से मिलने आए और पिता की छाती पर सिर रखकर वो रो पड़ी। पापा, मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जो आपकी इज्जत खराब करे। उन्होंने धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रखे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने आपको गलत समझा, इसके लिए अपने पापा को माफ़ कर देना। उसने नरमाई से उनके दोनों हाथ पकड़कर उन पर प्यार भरा चुम्बन दिया। आप मेरे लिए सब कुछ हैं पापा, मैं आपको खोकर जी नहीं पाऊंगी। वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दूसरे का साथ मिलना उनका नसीब था। उन्हें इसका एहसास हो गया था। दोनों के मिलने के बाद वे जितने खुश और संतुष्ट थे ये काफ़ी था। रिद्धिमा की सच्चाई ने उनके ऊपर मंडरा रहे काले बादलों को दूर भगा दिया था और अब वे सच में एक दूसरे से जुड़ चुके थे। कमरे में गौतम अंदर आया तो मानवी कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। क्या आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? उसने पूछा तो वो पलट कर उसे देखने लगा। आप मेरे साथ चलो, मुझे अपनी मनोकामना पूरी करनी है, उसने कहा और गौतम चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। सिंदूर और पारंपरिक पीले कुर्ते में सजी मानवी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो कितनी ही देर तक उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। बिना मेकअप भी उसका चेहरा बहुत आकर्षक और मासूम था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मंदिर में आखिर क्या मनोकामना पूरी करने आई है। वहाँ पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूजन किया और फिर अपनी हिस्सेदारी से प्रसाद खरीद कर वहाँ मौजूद लोगों में बांट दिया। वो प्रसाद बांटती रही और गौतम उसकी सादगी को आश्चर्य से देखता रहा। उसे लगता था कि वो एक पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की है जो इन बातों में यकीन नहीं करेगी। 3-4 घंटे तक वो उसका इंतजार करता रहा और वो अपने मन की शांति में व्यस्त रही। उसने गौतम की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपना काम पूरा कर चुकी तब मानवी गौतम के पास लौट आई। चलो, वो जाने को तैयार थी। गौतम ने उसके मासूम और संतुष्ट चेहरे को देखकर चौंकते हुए पूछा, ये सब क्या था मानवी? उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वो नरमी से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं उस रात कहाँ गई थी? मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। दोनों कितने समय बाद फिर से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था। सारी दूरियां और दिल की खींचातान मिट गई थी। मैं उस रात अपने दिल की उदासी और बेचैनी के कारण मंदिर चली गई थी, क्योंकि मैं आखिरी बार यहाँ आकर भगवान से मनोकामना करना चाहती थी। मुझे उस रात एहसास हुआ था कि आपका जाना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाएगा जो कभी भर नहीं सकेगा। आपको खोने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जीऊँगी। मन की पीड़ा को कम करने का कोई और रास्ता न दिखा तो मैं यहाँ पर आ गई और काफ़ी देर तक बैठकर रोती रही। मैं आपसे आपको मांग नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने मनोकामना की कि अगर भगवान मुझे आपका साथ दे दें तो शायद मेरे अंदर जीने की उमंग फिर से पैदा हो जाए, जो शायद आपके दूर होते ही ख़त्म होने वाली थी। वो नरमी से बोली,
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे इस तरह मिलेंगे। मैंने नहीं चाहा था कि मैं अनु से छीन कर आपको अपना बनाऊं या बदनामी का बोझ आपके कंधों पर डालूं। मैं कोई बीच का रास्ता तलाश कर रही थी, जिससे या तो मुझे सुकून मिले या फिर अनु। गौतम उसे अनिश्चितता से उसके चेहरे के भाव देखता रहा। उसे यकीन नहीं था कि वो भी उसकी मोहब्बत में बंधी हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम आखिर मुझे क्यों पाना चाहती थी? वो हैरानी से गौतम के चेहरे को देखने लगी। मोहब्बत इतनी खोखली नहीं होती कि वो दूरियों या शक व गुमान से हमसे दूर हो जाए और हम उसे जाने दें। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो हमें अपने साथ बांध कर रखती है। बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए ठीक नहीं। शायद मैंने अपनी मोहब्बत आपके सामने ठीक से जाहिर नहीं की, लेकिन तब तक ये एहसास मुझ पर गहराई से छा गया था कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। जब मैंने सोचा कि मैं आपको खो दूंगी, तब मोहब्बत सबसे ज़्यादा दिल पर वार करती है जब उसके दूर जाने का डर सताए। गौतम के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। यानी वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना वो उससे। शायद उसकी मोहब्बत कम थी कि उसने कुछ बातों को लेकर उसके बारे में गलत सोच लिया था जो वो डिज़र्व नहीं करती थी। लेकिन वो उस रात भी उम्मीद के सहारे उसे पाने के लिए चली आई थी और भगवान ने उसे उसकी झोली में डाल दिया था। वापसी का सफ़र बेहद सुखद था। मानवी ने एक बार इच्छा जताई कि वो एक बार अनु से मिलना चाहती है। अपने दिल को समझाने के लिए गौतम ने गाड़ी का रुख अनु के घर की ओर मोड़ दिया। वो आज तक अनु से नहीं मिला था, लेकिन मानवी की इच्छा थी, इसलिए वो भी चला आया था कि अनु से मिल सके। अंदर ही अंदर उसे भी इस बात का गिल्ट था कि उस लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ। वो घर में दाखिल हुई तो उसे पता नहीं था कि उसके साथ कैसा व्यवहार होगा या अनु का क्या रिएक्शन होगा। अनु की माँ उसे देखते ही पहचान गई। उसने अनु के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अनु के कमरे में भेज दिया। कमरे के सामने आकर उसने हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खटखटाया था। दरवाज़ा शायद खुला था, इसलिए उसका हाथ लगने से दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अनु ने हैरानी से उसे देखा और वो भी उलझन में अनु को देख रही थी। धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए उसने हेलो किया तो अनु के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आओ मानवी, कैसी हो? एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ी लड़की अनु है, लेकिन फिर उसने खुशी से उससे बात की और मानवी ने आगे बढ़कर अनु को गले लगा लिया। उसने तो सोचा था उससे कहीं बेहतर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बिस्तर पर बैठते हुए उसने मानवी की ओर देखकर कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। रिद्धिमा ने सब कुछ सच को स्वीकार कर लिया है, सब कुछ सच बता दिया है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन शायद किस्मत में यही सब लिखा था। अनु का चेहरा पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा था। उसने धीरे से अपना हाथ मानवी के हाथ पर रख दिया। मोहब्बत पाना कोई अपराध नहीं है मानवी। मैंने तुम्हारी आंखों में गौतम के लिए प्यार देखा था और शायद उसकी आंखों में भी खो देने का डर था। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती। ये रिश्ता हमारे माता पिता की मर्जी से तय हुआ था, लेकिन अगर हम एक दूसरे को पाते तो शायद हमें वो मकाम नहीं मिलता जो अब दोनों को खो देने के बाद आपको मिला है। अब हम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लेकिन शायद तब हमारे दिलों में एक अजीब सी लड़ाई छिड़ी रहती। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं गौतम से प्यार करती थी, लेकिन अपने जज्बात व्यक्त करने में देर कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह मिले। अगर भगवान ने उन्हें तुम्हारी तकदीर में लिखा था तो मैं उस पर सब्र करती। अनु को सामने बैठी मासूम सी लड़की पर गहरा दया आ गई। शायद वो इस गिल्ट में थी कि उसने गौतम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मोहब्बत जाहिर करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। किस्मत कभी कभी तुम्हें उस इंसान से छीन कर किसी और की गोद में डाल देती है। नसीब हर बार तुम्हारे साथ नहीं रहता। अगर तुमने अपनी मोहब्बत पा ली है तो अब उसे जाहिर करो ताकि वो फिर से शक की नज़रों में ना आए। उस दिन उसके दिल का सारा गम अनु से मिलने के बाद साफ हो गया। वो इतनी खुश और संतुष्ट थी कि पूरे रास्ते गौतम का हाथ पकड़े रही। अनु सच में बहुत अच्छी लड़की थी। गौतम को ये जानकर काफ़ी खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वे दोनों एक दूसरे को पाने के बाद हर गिल्ट से मुक्त थे। शायद किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के साथ इसी तरह मिलाना था। उस रात वो फिर से गौतम के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि अब गौतम से दूर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो गौतम के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत चाहती थी। उसकी बाहों में समाकर अपने आप को हर चिंता से मुक्त करना चाहती थी। एक बार फिर गहरी लाल रंग की साड़ी में हल्का फुल्का मेकअप करके वो उसकी दुल्हन बनी, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। गौतम खुशी और आश्चर्य के साथ मुस्कुराया था। वो उसके करीब आकर बैठा, शौक से भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मानवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सबसे पहले मुझे मेरी मुँह दिखाई दो। उस दिन भी आपने मुझे मुँह दिखाई नहीं दी थी। गौतम मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख देता है। मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, अपने जज्बात की आखिरी हद तक, अपने दिल की गहराइयों से और अपनी सारी मोहब्बत और अधिकार के साथ।
वो मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, जहाँ पूरी दुनिया की चमक समा गई थी। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरी वो मोहब्बत हो जिसे पाने के बाद मैं किसी भी नुकसान का शिकार नहीं हो सकती। कहते हुए उसने अपना सर गौतम के कंधे से टिका दिया और गौतम ने उस नाजुक सी लड़की को अपनी पनाहों में समेट लिया। अपने होठों से उसके नाजुक वजूद को छूते हुए उसके अंदर तक सुकून उतर चुका था। गौतम की गर्म सांसों में मानवी का वजूद पिघलता जा रहा था। धीरे धीरे वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर गया और मदहोशी में उसकी धड़कनों को छूते हुए वो साइड लैंप ऑफ कर गया। वो रात मिलन की रात थी। मीठी मीठी सरगोशियों और सिसकियों से माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था। एक दूसरे का साथ ही उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत था। मोहब्बत जाहिर करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत हर बार चमत्कार नहीं करती, उसे पाना पड़ता है, उसे थामना पड़ता है। अपने दिल में मौजूद एहसास और जज्बात को समझते हुए, उस धड़कते हुए दिल के साथ जिस पर सिर्फ उसी का नाम लिखा हो, जो आपकी धड़कनों पर राज करता हो। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।